कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद को मोदी जी की तारीफ करने के कारण तुरंत पार्टी से निकाल दिया, लेकिन कांग्रेस ने देश के दो टुकड़े करने की बात करने वाले डीके सुरेश को एक नोटिस तक नहीं जारी किया। यह है कांग्रेस पार्टी का असली सच। कांग्रेस की औकात और असली चेहरा बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन जिन लोगों को भ्रम था उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब तक आचार्य प्रमोद कृष्णम सनातन धर्म के विरोध में थे तब तक कांग्रेस उन्हें अपना बाप मानता था। लेकिन जैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह एहसास हुआ कि वे गलत थे, फिर उन्होंने धर्म का रास्ता पकड़ लिया। वैसे ही विधर्मी कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी से निकालकर पूरे हिंदुओं को यह मैसेज दिया है कि तुम चाहे जितना कांग्रेस को वोट दो, लेकिन कांग्रेस हिंदू विरोधी था, है और रहेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की आंतरिक कलह और पार्टी द्वारा राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के खिलाफ बयान देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आचार्य पर पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के लिए यह कार्रवाई की गई। अब निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद का पहला और तगड़ा बयान भी सामने आया है। आचार्य ने पार्टी से निष्कासित होने पर पहला रिएक्शन देते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम ने अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। आचार्य के पोस्ट के बाद कुमार विश्वास ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में तुलसीदास की पंक्तियां लिखते हुए कांग्रेस को राम को प्यार न करने वाला बताया। कुमार ने लिखा, जाके पीरिय न राम बदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनहि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनित ही भय मुद्द मंगलकारी। कुमार विश्वास की पंक्तियों का अर्थ है, जिस किसी को भी राम और सीता प्यारे नहीं हैं, उसे करोड़ों शत्रुओं के सामने छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना सबसे प्यारा ही क्यों न हो। प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को और ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया, परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता और बार बार बयानबाजी की शिकायतों के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर सोनिया गांधी और खड़गे पर हमला बोला था। कांग्रेस अपने अंत की तरफ बढ़ती हुई भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के कारण गांधी परिवार ने राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म की ध्वजा को हमेशा बुलंद करने वाले कलिक धाम प्रमुख संत आचार्य प्रमोद को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मोदी जी को कलिक धाम के कार्यक्रम में निमंत्रण देने चले गए और यह बात मैडम सोनिया जी और उनके मेधावी सुपुत्र राहुल गांधी को हजम नहीं हुई। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सारी सीमाएं लांघ जाते थे, लेकिन फिर दबे मुंह सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगे। आज की स्थिति में जब ओपिनियन पोल्स मोदी सरकार के संभावित तीसरे कार्यकाल का संकेत दे रहे हैं, तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि पी चिदम्बरम है। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी की जीत कई विपक्षी दलों के लिए 2024 के बाद मुसीबत बन सकती है। दरअसल कांग्रेस सांसद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने माना कि इस सरकार में अगर कुछ लागू करना होता है तो उसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, इस सरकार का कार्यान्वयन अच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे नाखुश क्यों हूं। वे एक लिटरेचर कार्यक्रम के लिए कोलकाता में थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतते हैं
तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को उठाना होगा, जिनके सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से कहा कि एक बात याद रखें कि अगर अपोजिशन नहीं होगा और मोदी की जीत होती है तो इससे कुछ पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। वहीं इससे पहले पूर्व वित्त और गृह मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के सांसद बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। कार्ति चिदम्बरम को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट न देने की मांग शिवगंगा के कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक में कर दी। कार्ति चिदम्बरम पिछले दिनों यह कहकर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आए थे कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी का भी नहीं। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर दी थी और ईवीएम से चुनाव कराए जाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए, इससे पूरी पारदर्शिता पैदा होती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बता दें कि चिदम्बरम ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया था जब कांग्रेस का ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग से विवाद जारी है। ऐसे में कार्ति चिदम्बरम का यह बयान कांग्रेस हजम नहीं कर पाई और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके बाद उनसे 15 दिनों के दरमियान जवाब तलब किया था। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी दिनों में उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कार्ति के खिलाफ कांग्रेस में उठी आवाजों से साफ है कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह है। तमिलनाडु में कांग्रेस और सत्तारूढ़ डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी जारी है। ऐसे में पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता के बेटे के खिलाफ आवाज उठना कांग्रेस में सब कुछ ठीक न होने के संकेत दे रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ उठ रही आवाजों पर कांग्रेस का आला कमान क्या फैसला लेता है। कार्ति के पिता कांग्रेस के बड़े नेता भी है। ऐसे में कार्ति का टिकट काटे जाने पर उनकी नाराजगी भी कांग्रेस के लिए दिक्कतों का सबब बन सकती है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में सभी दलों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव करीब आते ही नेताओं के पार्टियां बदलने की चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ दिन से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें चल रही है। इन अटकलों पर अभी पूरी तरह से विराम लगा भी नहीं कि कांग्रेस को एक और झटका लगने जा रहा है। चर्चा है कि उद्योगपति नवीन जिंदल भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को चौंकाने के बाद अब हरियाणा में भी उसे झटका देने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही है। बता दें कि नवीन जिंदल देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल है और उनकी मां सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है और फिलहाल कांग्रेस की नेता है। एक अखबार में दिए गए विज्ञापन के बाद दोनों कद्दावर नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया। ऐसे में चर्चा है कि वे भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मार्च में वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा यह भी है कि उनके बेटे नकुल नाथ भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा को खारिज कर दिया है। बता दें कि जिंदल परिवार का ट्रस्ट हिसार में महाराज अग्रसेन मेडिकल संस्थान चलाता है। इस संस्थान को हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट में उत्तर भारत में नंबर 1 रैंकिंग मिली है। इसी रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार का आभार करते हुए जिंदल ग्रुप और जिंदल परिवार की ओर से अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तस्वीर लगाते हुए धन्यवाद के बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं। विज्ञापनों की रूपरेखा देखकर ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस में अलग थलग पड़े नवीन जिंदल की कुछ दिन पहले ही बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठकें होने की खबरें सामने आई थी। कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सभी 10 सीटें जीत ली थी।
पार्टी ने हरियाणा में 58.21% वोटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 28.51% वोट आए थे। ऐसे में देखा जाए तो नवीन जिंदल अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो यह पार्टी के लिए बूस्टर डोज की तरह होगा। ऐसे में अगर नवीन जिंदल और उनकी मां बीजेपी के साथ आते हैं तो इससे मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जा सकता है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब कई नफरती चिंटू और जोर शोर से मोदी को गाली देने में जुट जाएंगे और कई रो रहे होंगे कि उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई। कथित वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की असफल पत्रकार पत्नी को टीएमसी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। इसे राजदीप की चाटुकारिता का इनाम समझा जाता है। सुश्री सागरिका घोष को आदरणीय ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा का टिकट दिया है। उन्हें पत्रकार के तौर पर वो विशेषण नहीं मिला, लेकिन वे एक राजनीतिक दल की गोदी में औपचारिक तौर पर बैठ गई है। वैसे उनके पति श्री राजदीप सरदेसाई भी उनके जैसे बड़े पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार पति की वरिष्ठ पत्रकार पत्नी को ममता बनर्जी राज्यसभा भेज रही है। यही वो मलाई है जिसके लिए राजदीप ने हर इल्जाम सहा, जिसके लिए अरुण शौरी जैसे दिग्गज पत्रकार मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसके लिए सुप्रिया श्रीनेत पत्रकारिता छोड़कर कांग्रेस में दाखिल हुई, जिसके लिए कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल से झगड़ा कर लिया, जिसके लिए आशुतोष ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और जिसके लिए वानखेड़े अजीत अंजुम जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष को पश्चिमी बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है। सागरिका घोष के अलावा ममता बाला ठाकुर और नदीमुल हक को भी राज्यसभा भेजे जाने की घोषणा की गई है। वहीं सुष्मिता देव को भी दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा। वो 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थी और उसी साल उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। कुछ दिन पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। नदीमुल हक भी पहले से तृणमूल से ही राज्यसभा सांसद है। ममता ठाकुर को मथुवा समुदाय मां के रूप में मानता है। वो 2019 में बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन भाजपा के शांतनु ठाकुर ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। जहां तक बात सागरिका घोष की है, वो पत्रकार है और उनके पति राजदीप सरदेसाई भी पत्रकार है। राजदीप सरदेसाई को अक्सर सोशल मीडिया और इंडिया टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रोपोगेंडा के लिए जाना जाता है। दोनों पति पत्नी इस मामले में समान राय रखते हैं। राजदीप सरदेसाई को रसगुल्ला पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, जिसका इनाम शायद उन्हें पत्नी की राज्यसभा सांसदी के रूप में मिला है। राजदीप ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि अगर वे ममता बनर्जी से उनके राज्य में हो रही हिंसा पर कठिन प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें रसगुल्ले नहीं मिलते। पश्चिमी बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर राजदीप सरदेसाई ने सीएम ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि वो चाय पर चर्चा के लिए गए थे और सवाल पूछने पर उन्हें रसगुल्ले नहीं मिलते। यह वही सागरिका घोष है जिन्होंने बेहद सुविधाजनक तरीके से ग्रूमिंग जिहाद के जरिए होने वाले जबरन धर्मांतरण के खतरे को हिंदू परिवारों और मुस्लिम दामादों के बीच बतौर मानसिक उन्माद तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। सागरिका घोष जघन्य अपराध के पीड़ितों को चुप कराते हुए पीड़ित को ही दोष देने लगी थी। उनका मानना था कि उन महिलाओं की आप बीती जिन्हें इस तरह से भयावह हालातों का सामना करना पड़ता है, यह मुस्लिम दामादों के प्रति मानसिक उन्माद का नतीजा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चुनाव आया तो किसान सड़क पर, कोई भी सरकार अपने किसानों को क्यों परेशान करेगी, क्यों उनकी राह में कांटे बिछाएगी? इससे क्या मिलेगा? आंदोलन करना किसानों का हक है, लेकिन राजनीति के लिए नहीं। पहले अपने जनप्रतिनिधियों को घेरे, वे आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र तक अपनी बात पहुंचाए। यदि उससे बात न बने तो आंदोलन करें। हर चुनाव से पहले आंदोलन का मतलब है कि आप राजनीतिक किसान हैं, असली किसान नहीं। सावधान, आप सरकार विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं।
लोकसभा का चुनाव नजदीक आते ही किसान के नाम पर राजनीति और सरकार को डराने के लिए राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश रची जाने लगी है। इस काम को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया है। पंजाब और हरियाणा के करीब 23 किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून और एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी सतर्क है। किसानों के आंदोलन को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस आंदोलन के लिए कई महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी। कुछ किसान गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं के घर के बाहर डेरा डाल सकते हैं। दिल्ली में घुसने के लिए वे बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कथित किसान 40 रिहर्सल कर चुके हैं। इनमें पंजाब के 30 रिहर्सल और हरियाणा में 10 किए गए हैं। सिर्फ पंजाब के गुरुदासपुर में ही 15 रिहर्सल किए गए हैं। वहीं किसान संगठन 100 से अधिक मीटिंगें भी कर चुका है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में यह कथित किसान कार, बाइक, रेल, बस, मेट्रो आदि से दिल्ली में घुस सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया गया तो वहां 2000 से 25,000 ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियों के साथ 25,000 तक प्रदर्शनकारी किसान जमा हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी आशंका जताई गई है कि इस दौरान पुलिस पर हमले और आगजनी भी हो सकती है। फेसिंग, कंटेनर और क्रेन के साथ सुरक्षा बलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले आंदोलन से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन इन किसानों को दिल्ली में पहुंचने से रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर रास्तों को रोकने के लिए बड़े बड़े ब्रेकर लगाए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर लोहे की कील वाले चादर बिछाए गए हैं ताकि जब किसान राजधानी में घुसने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जा सके। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत का न्योता दे रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, धारा 140 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। सरकार इस तरफ तुरंत ध्यान दे। दरअसल 3 केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार 12 फरवरी 2024 को उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए 12 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें किसान संगठनों के दिल्ली कूच के बारे में जानकारी दी है। पंजाब हरियाणा की सीमा से लगने वाले रास्तों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भी कई उपाय किए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।